अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का हल मैंने एक वीडियो में डाल दिया। अपनी जितनी वीडियोस यूट्यूब पे पेस्ट कर चुका हूँ, जितनी लगा चुका हूँ, सबका निचोड़ इस वीडियो में। इसमें कोई पॉइंट मिस करने वाला नहीं। अगर आप बाहर आने के लिए सीरियस इंटरेस्टेड हैं, आपके एडमिशन से लेके आपके वीज़ा से लेके आपके टोटल कॉस्ट से लेके हर चीज़ मैंने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। वीडियो का कोई टाइम वेस्ट नहीं है, कोई इसमें आपको लंबी कहानी नहीं डाल रहा, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहा। सारे क्वेश्चन जो बच्चे मुझे करते हैं उनका आंसर मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। अगर इंटरेस्टेड हो बाहर आने के लिए, अगर वाकई में चस्का पार्टी नहीं हो, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। इसको देख लो, इसके बाद मेरे से बाद में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर मेरे चैनल को आपको पसंद आता है, मेरी वीडियोस आती हैं, तो इन इधर कमेंट किया करें और मुझे सुजेस्ट किया करें, सर इस पे हमें वीडियो बताएं, इस पे हमें बनाएं। अगर इसमें मैंने कोशिश की है सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, तो इस तरह की यार चीज़ें बताया करो। दसन नहीं पता लगता। मैं तो भी नहीं ज़्यादातर कहना, लोग हर मिनट बाद कहते हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरा लाइक कर लो। वैसे अज मैं भी कह रहा यार ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ही बनाया है। पहला क्वेश्चन है कि क्या पोलैंड में एडमिशन्स ओपन है। तो आप इस बात को याद रखें कि पोलैंड में दो इनटेक्स होती हैं। जो मेजर इनकी इनटेक है ये होती है अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, जिसको विंटर इनटेक बोलते हैं। इसके अलावा एक समर इनटेक है जो फरवरी या मार्च में ओपन होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की में कुछ प्रोग्राम्स जो है वो साल में सिर्फ एक दफ़ा ओपन होते हैं और कुछ में जो है वो उसमें दो दफ़ा एडमिशन्स होते हैं। उसमें जो है वो समर इनटेक भी है। ज़्यादातर जो है वो विंटर इनटेक है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन कुछ प्रोग्राम्स समर इनटेक में भी होते हैं, तो ये हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप मुझे जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो मैं उसके लिए आपको जो है वो कहता हूँ कि इसकी इनटेक्स पहले चेक कर, मैं आपको बताता हूँ कि इनटेक्स ओपन है इस फलां प्रोग्राम के लिए या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि एम आई एलिजिबल फॉर एडमिशन। भाई देखें, अगर मैं आप सीधी सी बात है, अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं एफएससी में और आपके जो है वो 50% से ज़्यादा आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपके लास्ट डिग्री के, या आपकी सीजीपीए जो है वो मार्क्स परसेंटेज 2.5 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे बात आ जाती है कि एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये एक बॉर्डर लाइन है। अब इससे जितना ऊपर आप होंगे उतनी आपके लिए अच्छा है। एक बच्चा कहता है कि जी मैं सी ग्रेड लेके पास हुआ और एक बच्चा कहता है मैं ए ग्रेड लेके पास हुआ, तो यूनिवर्सिटी वाले को सी ग्रेड के साथ कोई वो आपकी फुफ्फी की यूनिवर्सिटी नहीं है कि वो आपको वो जो है वो प्रेफर करे। तो इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे हम ये करते हैं कि उसका ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं। ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको आपके एडमिशन से कोई बेनिफिट नहीं होना। कोई आपने इनको जो है वो रकम की ढेरियाँ नहीं ला के यहाँ पे रख देने की, ये उससे जो है ये इनकी यूनिवर्सिटी चल पड़नी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स दे देती हैं और वहाँ उनका प्रोसीजर टोटली डिफरेंट है। ये मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप एलिजिबल हैं, अगर आप 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे भी इन लोगों के मार्क्स इतने नहीं आते। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि यहाँ पे वहाँ पे रट्टा लगा के जो है वो नंबर ले लेते हैं और टीचर को भी नहीं पता और स्टूडेंट को भी नहीं पता कि उसने क्या पढ़ा है। विच यूनिवर्सिटी आई शुड अप्लाई टू। अब यहाँ पे जो है मैं आपको, अगर आप थोड़ी सी आपकी सिक्स सेंस है जो कि आप में नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स में, मैं भी आपकी स्टेज पे था, तो बेटा सबसे पहले अपना आपने फील्ड डिफ़ाइन करना है। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, मैं मैकेनिकल में जा रहा हूँ, मैं बायोलॉजिकल साइंसेज में जा रहा हूँ, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने स्टडी इन पोलैंड है, इसके अलावा आप जो है वो गूगल पे जाके लिख लें कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन फिर हर यूनिवर्सिटी को आगे देखना, उसकी डिटेल्स देखना, ये आप लोगों का काम है। ये सर्विस आप मेरे से भी ले सकते हैं। जो मैं असेसमेंट की बात करता हूँ, फर्स्ट असेसमेंट, यार वो ऐसे बच्चों के लिए जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं और जो सीरियस हैं यहाँ पे आने के लिए। उसमें मेरा काम है, मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो है जिनके प्रोग्राम्स करंटली ओपन हैं, क्या उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या उनकी ट्यूशन फ़ीस है, क्या उनका जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या आईएलटीएस होनी चाहिए, क्या वहाँ पे, और जो है दूसरा उसके एडमिशन्स कब ओपन होने हैं, कब क्लोज़ होने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी इस असेसमेंट में देता हूँ और फिर आपको सजेस्ट करता हूँ। मेरी इस असेसमेंट का मकसद कोई आपके 5,000 से मैंने जो है वो नहीं हो जाना, अरबपति नहीं हो जाना। मेरा मकसद है कि यार जो फ्री में जो चस्का पार्टी ग्रुप्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से स्क्रीन आउट हो जाएं।
जो बच्चा वाकई में इंटरेस्टेड है, आप जाते हैं कोई भी सर्विस लेते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लाखों पीछे खर्च करके हैं, आपको पैसे जो है वो देने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये इसलिए रखे हैं, और फिर मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ, एक्सेल की फॉर्म में एक शीट देता हूँ कि बच्चे, और फिर रिकमेंड भी करता हूँ अपनी एक्सपीरियंस पे कि यहाँ पे करें तो ज़्यादा चांसेस हैं। अब चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच टाइम द होल प्रोसेस विल टेक। अब ये पूरा प्रोसेस कितना टाइम लेगा। देखें, एडमिशन स्टार्ट होते हैं सितंबर अक्टूबर में, इनकी क्लोजिंग डेट्स हैं मोस्टली नवंबर में। अब ये टाइम है जिसमें एप्लीकेशन जो है वो हमने फिलअप करनी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ने उसके तकरीबन 7 to 15 डेज़ बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करना है कि किन बच्चों का एडमिशन हुआ है। उसके बाद उन्होंने हमें कहना है कि आपको एडमिशन हम कर रहे हैं, आप हमारी ट्यूशन फ़ीस पे करें। जब आप ट्यूशन फ़ीस पे कर देंगे, फिर आपको वो जो है वो वीज़ा लेटर ग्रांट करेंगे, फिर हम एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे, एम्बेसी फिर हमें अपॉइंटमेंट डेट देगी। तो कम अज़ कम इस टोटल टाइम को 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। उनको भी पता है, यूनिवर्सिटीज़ को, एम्बेसी को भी पता है कि ये टाइम स्पैन है अगर बच्चे ने टाइमली अप्लाई किया। इसलिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का जब हम एम्बेसी में केस लेके जाते हैं तो एम्बेसी उसको फेवर करती है, उसको पता है कि ये बच्चा जो है वो कंपटीशन में वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो सारा साल आपको एडमिशन दे देती है, कह देती है जी हमारी ये इनटेक चल रही है, ये इनटेक, उनको भी पता है कि ये दिस इज़ जस्ट गोइंग टू सेटल देन, ये सिर्फ अपना वहाँ पे पैर जमाना चाहता है, ये पाकिस्तान से निकलना चाहता है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो अब अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट आर दी चांसेस टू मेक माय एडमिशन कंफर्म्ड। आप हमारा डन बेस पे काम करें, और भाई डन बेस पे करवाना है तो यूके जाओ, जहाँ पे 25 लाख मुझे दे दो, 20 लाख में, 15 लाख में भी आपका यूके का डन बेस एडमिशन करवा दूंगा और वीज़ा करवा दूंगा। बात यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ 5-6 लाख जो एक्चुअल कॉस्ट है, जिसमें मैं कोई यूनिवर्सिटी से पीछे जाके वो नहीं ले रहा कमीशन। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका अप्लाई कर रहा हूँ, आप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, जो टाइम्स की रैंकिंग है, हायर एजुकेशन टाइम्स की या क्यूएस रैंकिंग है। तो बात आप करते हो कि हमारा डन बेस एडमिशन, क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे पहले ये बताएं। ये जो यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में, जहाँ पे आप किसी गधे को भी डाल दें तो वो वहाँ पे उसको डिग्री दे के निकालते हैं। तो बच्चे आप इसको अब समझें इस बात को कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन पे आप चांसेस आपके किस तरह बढ़ सकते हैं एडमिशन के। 5,000 सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, अराउंड अबाउट 20 यूरो। 4 के 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें, कहीं पे तो कोई आपको घास डालेगा, कोई तो आपके धोखे में आएगा कि यार ये पाकिस्तान से स्टूडेंट शायद ये लायक हो, जो उसको बाद में यहाँ पे आके पता चलेगा कि बेचारों के साथ हुई क्या है। फिर आ जाता है कि हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट टाइप। अब बैंक स्टेटमेंट में सीधी सी बात कहता हूँ, पहला मैसेज मेरा जाता है कि भाई 15 लाख मिनिमम होना चाहिए आपकी, लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट, आप बैंक के पास जाओगे, आपको पता आ गया कि आपका वीज़ा आ रहा है फॉर एग्जांपल इस महीने की 25 तारीख को, 20 तारीख को जाके वहाँ पे 15 लाख जमा करा दो, पिछले 3 माह की बैंक स्टेटमेंट निकालो, पीछे से सारी खाली होनी है कि उन्होंने, एम्बेसी ने कहना इसने सारे पैसे रखवाए बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो इसको थोड़ा सा ओरिजिनल करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन उसमें हो, आपको पता है जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है तो जिस बैंक अकाउंट को अपने फादर का या ब्रदर का या जो अपनी मदर का या सिस्टर का यूज़ करना है, ये मैं ब्लड रिलेशन वाले अकाउंट यूज़ होते हैं, चाचा ताया मामूनी यूज़ होते हैं, ये बेटा उनको भी पता है कि ये सारे जो है वो कोई यहाँ पे इतनी सपोर्ट नहीं है जो ब्लड रिलेशन है। तो उसके लिए आप क्या करना है कि आपने उनका कोई ऐसी ट्रांजैक्शन शुरू कर दें, अभी से एप्लीकेशन अप्लाई की, अभी 3 माह बाद आपके माइंड टर्न ने कोई अकाउंट खोल के उसमें कभी पैसे रखवा दिए, कभी निकलवा लिए, कभी कुछ कर लिए, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन शो हो। और जिस दिन आपने बैंक 20 तारीख को निकलवानी है तो उस दिन आपका क्लोजिंग बैलेंस उसमें कि इतने पैसे इसमें पड़े हुए 15 लाख कम से कम होना चाहिए। ये श्योरिटी है कि भाई इनके पास पैसा है और ये अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, वीज़ा ऑन डन बेसिस। भाई वीज़ा डन बेसिस की बात, मैं कोई भी यूरोप में जो आपको कहता है कि वीज़ा आपका डन बेसिस है, वो सारी बकवास है आपके साथ, वो झूठ बोलता है, आपको सब्ज़ बाग दिखाता है। वीज़े में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है। नंबर 2 आपने प्रोसेस खुद किया है, जिस तरह ये मैं आपका प्रोसेस लेके चलता हूँ, आपका अकाउंट बना के आपके अकाउंट से सारी करस्पॉन्डेंस आपने खुद अपने कार्ड से ट्यूशन फ़ीस पे करनी है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कि स्टूडेंट को, कैंडिडेट को तैयारी क्वेश्चंस के हवाले से, अभी मैंने करवाई थी 2 स्टूडेंट्स, दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो वीज़ा क्लियर हो गया है, उनको कोई मसला नहीं बना। अब ये सारा प्रोसेस हो, वीज़ा देने के लिए आप जाएं, वहाँ पे जाके जी ऐसे बुत बन के बैठ जाएं,
वो पूछे पोलैंड क्यों जाना है, अब्बा जी ने कहा था। वो पूछे क्यों जी, प्रोसेस कैसे किया, किसने किया, कंसल्टेंट को पता है जी, मैं तो बस पैसे दिए थे उसको। और भाई इस तरह के जब जवाब दोगे तो उसने वो मुंह पे मारना है तुम्हारा पासपोर्ट। उनको ऐसे लल्लू बच्चे नहीं चाहिए, उनको भी पता है हमारे कंट्री में इन्होंने वापस नहीं आना, या इनको हमारी, तो आप में थोड़ा सा पोटेंशियल नज़र आना चाहिए। आप कम से कम उनको कॉन्फिडेंस हो के जवाब दें। ये ना, मैंने एम्बेसी में ऐसे भी बच्चों को कहते हुए प्लीज़ मुझे वीज़ा दे दो, वो ऐसे कोई तरस खाने वाला काम नहीं है यहाँ पे। ये कोई वो नहीं है कि ये कोई इनविटेशन कार्ड नहीं शादी का बिक रहा है, जो पाकिस्तान में हर दूसरे घर में 6 महीने बाद शादी शुरू हो जाती है। इफ़ वीज़ा इज रिजेक्टेड कैन आई गेट टोटल फी बैक। हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो अब्बा जी भी कहते हैं जी, दसो पैसे किन्ने लगणगे, पैसों की गल करो, पैसे साढ़े ज़ाया किन्ने होंगे, पैसे वापस किन्ने आएंगे। आपकी ट्यूशन फीस टोटली रिफ़ंड हो जाती है, आपके अकाउंट में ही आती है 1-2 वीक्स में। आपने वीज़ा रिजेक्शन लेटर साथ में लगाना है। ट्यूशन फ़ीस ही मेजर है। अब 4-5 हज़ार रुपया जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस दी थी, उसको आप वापस मांगते हुए तो आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अपना सारा प्रोसीजर किया, उन्होंने आपकी फ़ाइल देखी, वो आपकी सीवी पे ही देख लिया उन्होंने, आपका नाम पढ़ लिया, किसी गोरे ने आपका नाम पढ़ लिया, क्या ये काफ़ी नहीं आपके लिए? कितने तुसी बैठे इतने जाके झंग बाज़ार के नालियां ते बह के तुसी बर्गर खाने वाले हो। अच्छा, तो ये सारी फीस वापस हो जाती है। वट इज़ द टोटल कॉस्ट? अब टोटल कॉस्ट में बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ट्यूशन फ़ीस। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस 1000 यूरो पर सेमेस्टर हुई तो कितना बन गया, 2 लाख। अगर वो 2000 यूरो हुई बन गया 4 लाख। ठीक है, ये बड़ा खर्चा है। इसके अलावा आपकी क्या है जी, वीज़ा फ़ीस 15,000 है, इंश्योरेंस फ़ीस 15,000 है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते, टेस्ट करवाते करवाते, इनकी लीगलाइजेशन करवाते, इसको मैक्सिमम 30 से 40 हज़ार, चले 50,000 भी लगवा लिया। पॉलिश ट्रांसलेशन होगी 20-25 हज़ार उसका। टोटल ये कॉस्ट जो है वो आपकी 6 लाख से एक्सीड नहीं करती राउंड अबाउट। और इसके बाद टिकट, अगर मैं कहता जी मैं टिकट लेके जानी है बिज़नेस क्लास में कतर एयरलाइंस में, तो 10 लाख उसका डाल लो, फिर होगी 16 लाख। अगर कहते हैं मैंने गरीबों की तरह जो है वो इकॉनमी में जाना है, बजट एयरलाइन में जाना है, फ्लाई दुबई में जाना है जहाँ पे पेप्सी नहीं देते बस, तो फिर आपकी वही टिकट 80,000 की है। अब ये फ़र्क है जो कॉस्ट में निकलता है। अब फिर आ गया अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैन आई फिल माई एक्सपेंस आफ्टर दैट। बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से डिग्री कर लो। इनके बच्चे नहीं इतना पढ़ते, सीधी सी बात है। वो अपनी जॉब एफएससी के बाद या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स बहुत कम करते हैं, तो इनके पास जॉब्स होती हैं, जॉब्स बढ़ रही हैं, पोलैंड की इकॉनमी ग्रो कर रही है, अभी यहाँ पे स्पेस है, आपको इजीली जॉब बच्चों को लास्ट सेमेस्टर में मिल जाती है। ना मिली तो यार इतने शाम को पकौड़ियाँ की रेहड़ी ला लियो, गोरे बहुत खाते, कसम दे नाल गोरे आ कबाब बहुत खाते हैं। वट विल बी द टोटल लॉस इफ़ आई एम अनएबल टू गेट द वीज़ा। सबसे बड़ा लॉस आपकी वो हिम्मत है जो आप हार जाएंगे, जो आप डर जाएंगे कि शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा नहीं होगा, मैं नहीं हो सकता, मेरा बस फिर तुहाडा एक ही चीज़ बन सकती, तुहाडा दरबार, जिथे जाके मैं भी चादर चढ़ाउण आवांगा। तुसी ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ही काम करना कि भाई लॉस लेके चलना है। ये कोई प्रॉफिट लॉस का बिज़नेस नहीं चल रहा, ये आपके कैरियर की बात चल रही है। अपने पेरेंट्स को समझाएं, इधर उधर पैसे ज़ाया करने से, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में अपना टाइम पास करने से, बीएससी कर लिया, एमएससी में एडमिशन ले लूँ 2 साल और गुजर जाएंगे, वो कर लिया पीएचडी में एडमिशन ले लें 5 साल और गुजर जाएंगे, अब बाद में एंड पे बच्चा लेके निकलेगा डिग्री, माँ बाप मुंह देखते होंगे इतने साल हो गए इसको, अब मैं यहाँ पे रोने वाला हूँ। ऐसे ही होता है। इस चीज़ को निकलो, तोड़ो, एफर्ट करो। एक नहीं हुआ दूसरी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, एक इनटेक में नहीं हुआ दूसरी में हो जाएगा, लगे रहो। मैं गारंटी देता हूँ, आप जितने भी निकम्मे हो आप ट्राई करना, अगर जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन अपनी ट्यूशनें पढ़ा के अपने खर्चे निकाल लो, ये एप्लीकेशन फ़ीस के, अगर अम्मी अब्बू पे बोझ नहीं बनना। बाकी यार सारा कुछ बता दिया है। अब अगर फिर भी क्वेश्चन करते हो और मुझे मैसेज करते हो तो फिर अगे तुसी समझदार हो। अल्लाह हाफिज़।